जितने भी लोग जीएस से परेशान हैं आपके लिए आ गया है ये स्पेशल सेशन जिसके अंदर हम बैक टू बैक क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे। अगर आप जीएस से परेशान हैं तो आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट हम लोग लेके आए हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। क्या एग्जाम में डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम उन सब हॉट टॉपिक्स की वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी वो बार बार पूछे जाएंगे, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, शक्ल बदल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी चीजें हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। आज हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जीवित सिंह और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, योर जीएस एंड मैथ्स मेंटोर। और आज बहुत सारा काम का कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसको स्किप किया तो मान लो एग्जाम स्किप कर दिया, वहां पे क्वेश्चन ही स्किप करते रह जाओगे अगर ये सारे का सारा कंटेंट आपने मिस कर दिया तो। इससे पहले एक सेशन हो चुका है पासिस वाला, डिस्क्रिप्शन में मैं जितने भी हमारे सेशंस आ रहे हैं कमाल के सेशंस उनके लिंक्स दे दूंगा और वो सभी सेशंस आपको देखने फायदा मिल जाएगा आपको। ये आप ही के लिए बनाया है। मेरे को कौन सा चाव था कि रात को उठ के मेरा दिल किया मैंने बना दिया, है ना। लेकिन ये क्या है कि एकदम आपका स्कोर बूस्ट करके जाएंगी वो वीडियोस हैं। आइए फटक से हम देखते हैं। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने हमारी एक सीरीज ली होगी, सीरीज कह रहा हूँ, जीएस की पीडीएफ्स ली होंगी हमारी, ठीक है। एक सेकंड इसको ठीक कर दूं मैं। हाँ जी, तो हमारी जीएस की पीडीएफ्स आप लोगों ने ली होंगी। उसके अंदर आपको कुछ ऐसा सा टेबल दिखाई दिया होगा। हालांकि अभी क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, चीज़ें ऐसे आपको पता नहीं लगेंगी। अब ये टेबल को ऐसे याद करने बैठोगे तो शायद बहुत समस्या आ जाएगी। तो उसी का तो हल लेके आए हैं कि कैसे चीज़ों को हिट करना है। आई नो ना कि कैसे हिट करना है। और जिन लोगों ने हमारी जीएस की पीडीएफ्स ली थी उन्होंने ये टेबल देखा होगा उसके अंदर। और इस टेबल को अगर आप ऐसे याद करने बैठोगे इस टेबल को तो भैया करते ही रह जाओगे। शायद 50 बार रटोगे तो हो सकता है कि याद ना हो। वहाँ कंटेंट तो सारा हमने एक साथ दे दिया, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उनके छोटे तरीके भी बता दूंगा और एक समझ आपके दिमाग में डेवलप कर दूंगा, पिक्चराइजेशन टेक्निक कर दूंगा, कलरफुल टेक्निक कर दूंगा। तो वो सब चीजें हम कर रहे हैं यहाँ पे। आइए फटाफट से देखते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में डालने वाला हूँ। हो सकता है आपको आसान लगता हो लेकिन अब मुश्किल लगने लग जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डालूंगा आपको बस ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, एम्पियर होनी चाहिए कि चार्ज होनी चाहिए, बस इतना सा क्वेश्चन है। आगे आप देखते हैं, बहुत सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूं, तब तक आप सोचिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। आप देखिए ये फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये होता है कि जिनको हम किसी भी और यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक यूनिट्स, ठीक है, बेसिक चीज है ये। अब जैसे आप समझ लीजिए कि हम एटम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल बेसिक चीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि उससे फर्दर नीचे नहीं जा सकता। हालांकि अब थ्योरीज आ चुकी हैं कि उसके नीचे क्वार्ट्ज वगैरह में भी जा सकते हैं, बट एक मैं एग्जांपल लिया, ऐसे ही इनसे नीचे नहीं जा सकते। इनकी टर्म्स में दूसरे को समझा सकते हैं। लेंथ को हम मीटर बोलते हैं, मास को किलोग्राम बोलते हैं, टाइम को सेकेंड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर क्यों बोलते हैं, चार्ज क्यों नहीं बोलते। मैंने अभी तो आपको बोला कि दूसरे की टर्म्स में नहीं जाएंगे ये, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो फिर तो ये वेरिएबल यूनिट होगी एक तरह से, क्योंकि ये दूसरे के टर्म्स में आ जाएगी। अगर आप इसको एम्पियर लिख रहे हो, एम्पियर करंट क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट, लिख लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। करंट जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, आई लिख लो करंट को, करंट, ठीक है। तो ये तो फिर पर यूनिट टाइम हो गया, तो टाइम की फॉर्म में आ गई। जबकि मैंने क्या बोला कि अब टाइम है तो टाइम की फॉर्म में ही रहेगा, मास है तो मास की फॉर्म में, लेंथ है तो लेंथ की फॉर्म में, बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो आपने देखो ना, चार्ज पर यूनिट टाइम कर दिया एक तरह से। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक करंट को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, कायदे से इसकी यूनिट लिखनी चाहिए थी चार्ज, लेकिन एग्जामिनर यहीं से सवाल पूछता है। लिखनी तो चाहिए थी चार्ज, लेकिन चार्ज क्या है भाई कि इतना फास्ट मूव करता है, जैसे समय लाइट को किसी ने नहीं पकड़ा ऐसे चार्ज को किसी ने नहीं पकड़ा वाली बात हो रखी है। यहाँ इतना दौड़ता है कि उसको स्थिर करना मुश्किल है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इतने समय में कितना चार्ज दौड़ा, हम इस बात को ज्यादा तवज्जो देने लग जाते हैं। नहीं तो फिर हमें चार्ज का पता ही नहीं लगेगा कि भैया क्या खेल क्या हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, और एम्पियर की यूनिट, एम्पियर को अगर दर्शाना हो तो चार्ज पर यूनिट टाइम बोलेंगे, बट स्टिल इसको फंडामेंटल यूनिट ही बोला जाता है। क्या कभी ऐसा सोचा कि अगर मैं आपको बट्टे दे दूं, है ना, मैं पूछूं कि 1 किलो क्या होता है, आप 1 किलो का बट्टा लेके आओगे, बोलोगे कि 1 किलो चीनी पूछ रहे हो, तो 1 किलो का बट्टा एक साइड रखोगे, एक साइड 1 किलो चीनी डाल दोगे, बोलोगे ये रही 1 किलो चीनी होगी। मैं बोलूंगा कि वही बट्टा उठा के मैं बोलूंगा अब ये बट्टा 1 किलो का है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तुम दूसरा बट्टा लेके आओगे, एक साइड तराजू के एक बट्टा रखोगे, एक साइड एक, ये देखो ये 1 किलो का है। फिर मैं बोलूंगा वो दूसरे वाले को प्रूफ करो कि वो 1 किलो का है, फिर तुम तीसरा बट्टा लेके आओगे। ये एक सर्कल है, चलता रहेगा। लेकिन इसका आंसर यहां नहीं छुपा है। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया 1 किलो कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा, वेट को, मास को क्या डिफाइन करें। तो उन्होंने एक जो भी एक मटेरियल लिया,
ठीक है, किसी भी डेंसिटी का, उसको उसके एक पीस को उठा लिया और वहाँ पे अपनी म्यूजियम में, लेबोरेटरी में सजा के रख लिया, भैया आज से यही 1 किलो है, तो वहीं से सब माप माप के दे दिया उन्होंने कि हाँ ये हर जगह पे फैला दो कि ये 1 किलो है। समझ गए इस चीज़ को? तो अगर आज की डेट में जो भी उन्होंने पत्थर लिया हुआ है तोड़ तोड़ के उसको कोई आधा कर दे, तो कल को ये बवाल मच जाएगा भी भैया यहाँ तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में 1 किलो अलग ही चल रहा है, गलत हो गया, तो बहुत सारे लोग रातों रात नुकसान में चले जाएंगे, ऐसा भी हाल हो जाएगा। एनीवेज, तो अगली बात करते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की। ये केल्विन में है, इसको ना डिग्री सेल्सियस में करते हैं ना फ़ारेनहाइट में करते, केल्विन में ही रखते हैं। मोटी मोटी बात समझिए। लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो अगेन जैसे इलेक्ट्रिक करंट का खेल था, ऐसी लुमिनस इंटेंसिटी का खेल है कि एक पर्टिकुलर समय में कितनी रोशनी ट्रैवल कर रही है वाली बात हो जाती है। तो ये भी हालांकि वही बात है, जब मैंने बोल दिया कि पर्टिकुलर समय में कितनी रोशनी ट्रैवल कर रही है, तो फिर बात वही आ जाएगी कि टाइम की बात आ गई, दूसरी डेफिनेशंस में जाना शुरू कर देंगे हम। तो फिर तो ये एक तरह से वो होगी, फिक्स्ड यूनिट तो हुई नहीं, लेकिन फिर मैं वही आपको बोलूंगा कि यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसी इलेक्ट्रिक करंट वाला रीजन है कि उसको लाइट को पकड़ा किसने भैया, कैसे पता लगेगा? कोई लाइट ऐसे थोड़ी कि बांध लिया कहीं पकड़ के। समस्या देखो ना क्या है, लेंथ को तो फिर भी आप पकड़ के ये डिनोट कर दोगे ये रही लेंथ, लेकिन आप लाइट को कैसे पकड़ोगे? क्या समझ रहे हो इस लॉजिकल पॉइंट को? इसलिए यहाँ पे भी कैंडेला होएगी इसकी यूनिट, ठीक है। कुछ लोग फ्लक्स की फॉर्म में देने शुरू कर देते हैं, वो नहीं होगी। ऐसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो मोल होता है, ये आपको मालूम है, बचपन से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी यूनिट्स यहाँ भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कहीं भी इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया, ये चार्ज है, करंट नहीं है, इसकी कूलम्ब होती है, ठीक है। ये सारी याद करनी है आपको। ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी की देखिए, एंगुलर वेलोसिटी देखिए, ये लिख तो दिए हैं, लेकिन अभी मैं आपको और बहुत सारी इसके अंदर काम की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक और चीज़ देखिए कि किसी भी चीज़ को इन यूनिट्स की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, जैसे कि अभी आपको खेल देखने को मिलेगा। आप देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? जैसे स्पीड होती है वैसे ही वेलोसिटी होती है, लेकिन फ़र्क होता है दोनों में। स्पीड सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का नाम है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि आप इस डायरेक्शन में, मान लो कि आप वेस्ट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो वो वेलोसिटी हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप इतने किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हो, तो किस तरफ भाग रहे हो नहीं बताया ना, तो वो स्पीड की बात हो गई, सिंपल सी बात। अब आप देखिए कि इसको दो चीजें आ गई इसके अंदर, एक मीटर आ गया, एक सेकंड। मीटर पर सेकंड ही होती है ना वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं अगर मेरे को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना है? तो मीटर क्या हो गया? अभी अभी मैं आपको सिखा के आया हूं कि मीटर क्या होता है, लेंथ होती है, और टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? लेंथ और टाइम, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट, लेंथ की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये मीटर हो गया पर सेकंड। तो टाइम जो है, टाइम को टी लिख लेना, चाहे वो टेम्परेचर से वो मत कर देना तुम लोग, एक तो कि कहीं ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना -1। तो ये देखो ये बन गया मीटर पर सेकंड। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे आप डायमेंशंस लिख सकते हो। ऐसी एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सिमिलरली सारे का सारा हो जाएगा, ठीक है, कि इनको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना कैसे है। अब समझिए ये कुछ चीज़ें हैं, इनको याद कर लेना। फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और आपको मालूम है कि 3 लॉ न्यूटन ने दिए हैं। अगर याद हो तो, फिजिक्स के अंदर कभी पढ़ा हो तो, न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बस वहीं से आ गया। एक इनर्शिया वाला बताया था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला बताया था, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक फोर्स इज इक्वल टू ma वाला उसने बताया था न्यूटन साहब ने, है ना। तो F फिजिकल टू ma है। ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आपको बाद में कोई बोल दे कि न्यूटन को कन्वर्ट करो, तो न्यूटन को अगर आपको कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स के अंदर, अब ये भी SI यूनिट ही है, लेकिन इसको मीटर सेकंड ऐसे कन्वर्ट करना है, समझो। तो कैसे करोगे? उसके लिए ये पता होना चाहिए F फिजिकल टू ma। m क्या है? मास है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन तो अभी बताया ये है, और ये मास है। तो फोर्स क्या हो गया? इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स। समझ गए? ma से ये याद रखना है, तो इसको ही न्यूटन कह देंगे हम। अगर कोई न्यूटन पूछ ले क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन। ऐसी मोमेंटम देखिए mv होता है। m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी। यानी कि अगर मेरे को मोमेंटम कोई पूछ ले तो क्या होगा? मास हो गया kg, और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? मोमेंटम हो गई। अब ध्यान देते रहना, मैं कुछ कहीं लेके चल रहा हूँ, आपको ध्यान दोगे तो पता लगेगा। ऐसी इंपल्स को देखिए, इंपल्स क्या होगी? न्यूटन सेकंड बोल रहा है, तो भैया मैंने अभी तो आपको समझाया कि न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं अब इंपल्स की लिख रहा हूँ। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स एक तरह से क्या है कि कहीं पे कोई चीज़ हिट हुई तो कितने सेकंड में कितना उसने इंपैक्ट छोड़ा। जैसे बॉल आई, तो बॉल आपके हाथ में आई एकदम से, तो एक तरह से इंपल्स क्रिएट की उसने बॉल ने, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए इसको बस। तो
न्यूटन सेकंड है। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में सेकंड बोल रहा है वो, तो ये सेकंड से अगर सेकंड काटते नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर कटता है तो क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि यूनिट्स को कभी भी ऐसे काटा नहीं जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, ये मैंने क्यों इतनी नौटंकी की है अब आपको शायद समझ में आएगा। आप मोमेंटम को देखो और इंपल्स को देखो, क्या दोनों की यूनिट सेम हो गई हैं? जी नहीं, ये इनको बोलेंगे हम डायमेंशन सेम हो गई हैं एक तरह से। ठीक है, हम बोलेंगे डायमेंशन सेम हो गई, क्योंकि इसको डायमेंशन, ये डायमेंशन ही तो है। अब यहाँ पे केजी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा, एम की पावर 1, फिर मीटर की जगह पे एल की पावर 1, पर सेकंड है तो टाइम की पावर -1, ऐसे करके डायमेंशन सेम हुई है, यूनिट सेम नहीं हुई। यूनिट सेम होना अलग बात होता है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा यूनिट सेम का क्या मतलब होता है। ये डायमेंशन सेम हो गई हैं। अगर कोई पूछ ले कि दो ऐसी डायमेंशन बताओ जिनकी दोनों की डायमेंशन सेम है, मान लो कि वो बोल दे कि इंपल्स की डायमेंशन बताओ किसके साथ सेम है, 4 ऑप्शन दे दे, तो बता सकते हो अब आप कि किसके साथ इंपल्स की सेम है, मोमेंटम के साथ सेम है। ऐसी आप देखिए कि प्रेशर हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ये एक सरफेस है, एरिया है ये एक, ठीक है, एरिया है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसको प्रेशर बोलते हैं। वो पेंसिल है ना, पेंसिल किसी लड़की को चुभा रहे होगे तुम, है ना, तो वो आप प्रेशराइज कर रहे हो, यूं मार रहे हो उसको पेंसिल। बचपन में करते थे तुम लोग ये सब हरकतें निकम्मों वाली, ठीक है चलो मजाक कर रहा हूँ। तो फोर्स पर यूनिट एरिया में जो लग रही है, एक एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको प्रेशर बोलते हैं, सिंपल सी बात है। थ्रस्ट क्या हो गया, ये भी एक तरह से फोर्स की ही यूनिट है, न्यूटन आएगी इसके अंदर, इसको भी आप फोर्स समझ लीजिए थ्रस्ट को। ठीक है, वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि एक ये बक्सा है एक, इसके ऊपर फोर्स लगी है एक F, और ये कितना दूर चला, ये डी डिस्टेंस दूर चला, इस फोर्स के लगने से ये डी डिस्टेंस दूर चला। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क। ये क्या किया हमने, वर्क किया, बस सिंपल सी बात है। ठीक है तो हालांकि डी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, डी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि वर्क जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि अगर वही चीज ने इधर भी लेगी उस चीज को और फिर इधर से वापस ले आई, तो वर्क क्या होता है एक तरह से, मान लो कि ये आपने फोर्स लगाई इधर, फिर वापस से इस डब्बे को घुमा के इधर ले आए, तो वर्क इसके लिए जीरो हो गया भैया, क्योंकि ये डब्बा जहां पहले था अब भी वही है, तो कोई काम नहीं हुआ। सिंपल सी बात ये है, गोल घूम के वहीं आ गया, यानी इसने अपना समय खराब कर दिया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे याद रखना है। अब क्यों मैं याद करवा रहा हूं, क्योंकि देखिए कि फोर्स क्या होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर। अगर कल को इसकी यूनिट्स पूछ ले कि किसके साथ सिमिलर हैं, डायमेंशन सॉरी यूनिट्स भी हो सकती हैं सेम, डायमेंशन भी हो सकती है ना, डिपेंड करता है। तो किसके साथ सेम है तो कैसे बताओगे, इसी तरह से बताओगे कि न्यूटन मीटर बन गया। ये फॉर्मूले याद करना आसान है एज कंपेयर टू यूनिट्स याद करना। तो अब देखिए कि टॉर्क में भी यही है। टॉर्क में क्या है, एक ऐसे हिंज होती है, यहाँ पे एक फोर्स लगाओ इस तरफ, तो ये ऐसे गोल घूम जाएगी। मान लो ये यहाँ पे लटकी हुई है, यहाँ पे तुमने यूं फोर्स लगाई तो ये गोल घूमगी, इसको क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस पे आपने एक F फोर्स लगाई, तो यहाँ भी क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस एक तरह से। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, डिस्टेंस हुआ, फोर्स लगाई एक यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस पे, तो ये भी वही होगी, फोर्स इनटू लेंथ होगी एक तरह से, या डिस्टेंस मान लो, तो न्यूटन मीटर। तो अब आपको यहीं से देखने में पता लग रहा हो कि दोनों की यूनिट्स सॉरी डायमेंशंस सेम है। ठीक है, अल्टीमेटली डायमेंशनें बन जाएंगी ना। ओके आगे देखिए, अगर इनकी एग्जैक्ट यूनिट जैसे इसकी वर्क की जो होती है जूल होती है, ऐसी एग्जैक्ट देखनी है तो वो टेबल बना रखा है, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो टेबल देख लेना उसके लिए। अब पावर को कभी भी देखना है ना, तो पावर के लिए एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूला याद कर लो, E इज इक्वल टू पी टी। ई ने पीटा, बस ये याद कर लो, ई ने पीटा, E इज इक्वल टू पी टी। ये पावर होता है, ये टाइम होता है, ये एनर्जी होती है। जब इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होगा, तुरंत कभी कंफ्यूज नहीं होगे पावर, एनर्जी और टाइम में। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई टी, टी को इधर ले जाओगे तो पी टी, ई इज इक्वल टू पी टी हो गया। तो पावर इज इक्वल टू E बाई टी, लेकिन इसको ऐसे याद करने की बजाय ऐसे याद कर लो एक ही लाइन में, E इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, पीटी मास्टर होते थे ना आपके, तो वहां से इसकी डायमेंशन भी हम निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मान लो कि अब पावर की तुम्हें ऐसे ही कोई पूछ ले कि डायमेंशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, या फिर बोले कि केजी मीटर सेकंड, इसमें एक्सप्रेस करो पावर को, कैसे करोगे, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला पता है तो कर लोगे। कैसे, एनर्जी की यूनिट होती है क्या, जूल होती है, तो और एनर्जी से ही वहां पे अभी देखो कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम रहती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। काम करना और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम रहती है, तो वर्क और एनर्जी ये आपस में को रिलेटेड है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ बड़े दिमाग में डाल लो, फायदा हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो वर्क और एनर्जी की सेम है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप न्यूटन मीटर।
और अपॉन में सेकंड हो जाएगा, टाइम का मतलब सेकंड हो जाएगा। तो न्यूटन को फिर से आप कन्वर्ट कर लेना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जब आप इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करोगे, स्क्वायर है और नीचे एक ये है तो क्यूब, और 1 मीटर ये होगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। समझ गए? तो ये पावर का हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो बोलो हाँ, नहीं तो बोलो ना। ओहम्स लॉ देखिए, अब ओहम्स लॉ क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों में भी रिलेशन होता है आपस में, इसीलिए ये बता रहा हूं। क्योंकि आप देखिए कारण देखिए कहां पे आ रहा है, आप देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ ये रहा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ओहम हो गया। अब समझो, अब जब आपको पता ही नहीं कि ओम क्या होता है तो आप कहाँ से करोगे? ऐसी एनर्जी की जूल होगी, फोर्स की न्यूटन होगी। लेकिन समझिए इस चीज को कि जब आपको उसके बैक का ही नहीं पता तो ऐसे कितना रट लोगे आप। तो इसीलिए मैं आपकी समझ के लिए ये सब बता रहा हूँ। ओम्स लॉ को क्या बोलते हैं? वीर, वीर पुरुष। V इज इक्वल टू आई आर। V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। तो अगर आप रेजिस्टेंस को V और I की टर्म्स में लिखना चाहें तो V बाय I लिख दो, I को V और R की फॉर्म में लिखना है तो V बाय R लिख दो। समझ गए? और कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को आपस में कौन सा रिलेशन बांधता है, तो ओम्स लॉ सीधा बोलना है आपको, ओम्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आइए, ये क्या है, हटाएं इसको। हाँ जी, ये तो हो गया ना अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया भाई मेरे, तो ले लो। ये 360 का पड़ रहा है आपको पूरे साल भर के लिए। GV10 कोड यूज करना है, 39 रुपीज ऑफ हो जाएंगे। और ये 4 तरह के हैं। आप देखिए कि मंथली लेंगे तो 249 का पड़ रहा है, 6 मंथ का लेंगे तो 299 का, 1 साल का 399 का, लाइफ टाइम का 699 का। आप इसमें से जो भी अफोर्ड कर सकते हैं कर लीजिए। 1 मंथ का मत लेना, क्योंकि आप देखिए कि डिफरेंस बहुत कम है। तो इससे अच्छा तो यही ले लो 300 रुपये का 6 महीने का, अगर आप 1 मंथ का लेने का सोच रहे हैं। क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो ये आपको फायदा कर जाएगा। बिना मॉक टेस्ट के तो आप समझिए कि कुछ ही नहीं है, आपकी प्रिपरेशन कहीं स्टैंड नहीं करती फिर। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं कुछ तो, और कुछ पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ढंग से कर लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे है, एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो होती है ना, तो अब हम उसकी यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखना इस बात का, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। मैंने क्या बोला? एनर्जी की यूनिट जूल तो है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलना शुरू कर देंगे जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन क्योंकि बेसिक यूनिट तो जूल ही है, तो जूल को क्या आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो ये तरीका है उसको करने का। समझ रहे हैं? अब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जूल एक बहुत बड़ी यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी में हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ता है। आप खुद देखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सिर्फ इतने से ही जूल है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19। समझो, इसीलिए हमें माइन्यूट नैनो में जाना पड़ रहा है वहां पे। ऐसी यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम, जूल है दोनों की, अभी समझा के आया हूं आपको। 1 हॉर्स पावर, देखो आप आपके घर पे मोटरें लगी होंगी, पानी की मोटर, कोई बोलता है आधे हॉर्स पावर की ले आओ, कोई बोलता है 1 हॉर्स पावर की, कोई 2 हॉर्स पावर की। कम से कम 1 हॉर्स पावर की तो लेके आया करो भैया, नहीं तो बड़ी समस्या होती है पानी टंकी में चढ़ने में। ठीक है, मैं अभी रिसेंटली लगवाई है एक। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? पावर की बात जब करते हैं तो वॉट में करते हैं। पावर, पावर कितनी है मोटर की? पावर, है ना? उसमें वो जैकॉल करता था ना शक्तिमान में, पावर, तो वही वाली चीज है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ठीक है, पावर के अंदर भी एक चीज मैंने बता दी इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स आर सेम। अभी समझा के आए हूं कि डायमेंशनें सेम है, जबकि आप देखिए कि वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम है। यहां पे यूनिट सेम है क्योंकि दोनों की ही जूल है। समझो इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम है। समझ गए? अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है, यानी कि 1/सेकंड, 1/सेकंड हर्ट्ज। तो ये साउंड की होगी, साउंड की, वेव्स की, उसी की बात करते हैं ना, उसी में तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग। ऐसे ही आप देखिए कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर में अब दिमाग में आता है लाइट ईयर, ये तो लाइट की यूनिट हो गया है। लाइट की यूनिट होगी, ये कब से होने लग गया? कोई बोल देगा करंट की यूनिट होगी, लाइट तो करंट से ही तो बनती है, लाइट तो करंट की यूनिट होगी। ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए कई बार। ठीक है, लाइट ईयर आप देखिए, अगर आपको पता हो, आपने एक बचपन में कार्टून देखे होंगे, बज लाइट ईयर, बज लाइट ईयर,
अगर देखे हो कार्टून्स बचपन में, तो उसमें भी वो क्या करता था, स्पेस पे जाते थे, स्पेसशिप में, वो कार्टून से जो थे। तो वहाँ से भी आपको याद होना चाहिए। और बचपन में भी पढ़ा कि भैया स्पेस के अंदर कहीं भी जाना है तो लाइट ईयर से जाना पड़ेगा, आप किलोमीटर से थोड़ी जाओगे। आप समझो इस चीज़ को कि इतने बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, जब आप यूनिवर्स में चले जाओगे आप किलोमीटर से मापोगे यार, हम लाइट की स्पीड से मापेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो होती है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। क्या समझे, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, क्योंकि लाइट इतनी तेजी से चलती है। तो हम क्या करते हैं, हम लाइट ईयर में मापना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जो आप सोच सकते हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। आप समझिए इस चीज़ को, हमारी धरती छोटी पड़ेगी वहाँ पे, हमारी धरती छोटा सा एक कण है वहाँ पे, एक तरह से देखा जाए पूरे यूनिवर्स का, तो वहाँ पे तो लाइट ईयर चाहिए भैया। और अगर हो सकता है लाइट से भी कोई तेज गति की स्पीड से कोई चीज़ चलती हो तो कल को हम वो ले लें, लेकिन अपने को पता ही नहीं लाइट से तेज क्या है, कुछ नहीं, अपने लिए लाइट से तेज, सबसे तेज लाइट ही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन एक साल के हिसाब से देखेंगे तो 10 ट्रिलियन किलोमीटर है भैया, यहाँ पे ट्रिलियन हो गया। अगर आप ऐसे किलोमीटर में नापने लग जाओ तो हो गया तुम्हारा तो कल्याण। इससे अच्छा तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे ना कि 1 लाइट ईयर है, तो सुनने में लॉजिकल भी लग रहा है। 2 लाइट ईयर है, 3 लाइट ईयर है, 100 लाइट ईयर्स हैं। आप अब उसको 100 × 10 इतना ट्रिलियन किलोमीटर, ओह माय गॉड, करते रहना याद बैठ के, ठीक है जी। तो ये हो गया सारे का सारा इंपॉर्टेंट क्रक्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। इसी तरीके से आपको जो टेबल दिया है हमने पेड पीडीएफ्स में, उस पर आता हूँ, वो याद कर लेना। दूसरा ये कि ज्योग्राफी की मैराथन क्लास 7 घंटे की किसी ने नहीं देखी है तो ये देखो, एनिमेशंस और मैप्स के साथ बताया है, बहुत ही खास है ये। इसमें से डायरेक्ट सवाल आपके फंस सकते हैं। हिस्ट्री का ऑलरेडी करा रखा है, पॉलिटी का करा रखा है, जहाँ से डायरेक्ट सवाल फंसने के हाई चांसेस है। आपको देखना कि आप समय निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, आप ही को तो पढ़ना है अल्टीमेटली, हम तो कंटेंट ही दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लेना जाके, इसको भी मस्ट वॉच। आप ऐसे करके देख भी लोगे ना वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एनिमेशंस, कलर्स, शॉर्टकट्स की हेल्प से, निमोनिक्स की हेल्प से बहुत कुछ हेल्प की है मैंने उसके अंदर, ताकि आपको मैपिंग की टेक्निक से कि याद हो जाए सब कुछ। तो यही तो करना है, और क्या करना है आपको। आगे देखिए आप कि हमारा ये जो जीएस का पूरा रामबाण कोर्स है, 51 से ऊपर पीडीएफ आज हो चुकी हैं, 51 से प्लस हो चुकी हैं। और ये जो अभी आप पीडीएफ्स देख रहे हैं, जहां मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये हम देते नहीं है कि नहीं, किसी को भी नहीं देते, ये कभी भी नहीं देते ये पीडीएफ्स, लेकिन स्टिल अब हमने सोचा है कि ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि लोग इन पीडीएफ्स का, इन पीपीटीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा था कि नहीं देंगे, बट ठीक है, आपके बेनिफिट के लिए जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ये भी दे दूंगा, पासिस वाली भी दे दूंगा, आगे जितनी आ रही है वो भी सारी की सारी प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो 70-80 पीडीएफ हो जाएंगी कम से कम यहाँ पे, ठीक है। पहले 40 हुआ करती थी, अब मतलब आज से 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, तो अब बढ़ती ही जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये एक प्रीमियम कंटेंट अभी आपको ले लेना चाहिए। जीएस का रामबाण इसका नाम रखा है। स्कोर बूस्ट आपका 100% इससे होने के हाई चांसेस रहेंगे। पिक्टोरियल और कलरफुल शॉर्ट नोट्स हैं इसके अंदर। लर्न विद पिक्चर्स एंड स्टोरीज है। कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और मिसलेनियस करंट टॉपिक्स, और लगभग 60 से 70 पीडीएफ इसके अंदर एंड में जाते जाते एग्जाम से पहले हो जाएंगी। तो आपके हाथ में कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये सभी इसकी फीचर्स लिख दिए हैं। और हमने कुछ दिन के लिए और रखा है अभी 50% डिस्काउंट को, उसके बाद कभी भी बंद हो सकता है ये 50% डिस्काउंट। जब इस वीडियो को देख रहे हो तुरंत इसको ले लो। 149 में आपको पड़ रहा है जीएस का सिर्फ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वही 51 प्लस पीडीएफ जो अभी तक आ चुके हैं, आगे और आएंगी उसके अंदर, तो 149 की पड़ रही है वो। अगर आपको मैथ्स के स्पेशल कैलकुलेटिव अरिथमेटिक नोट्स जो आज तक किसी ने नहीं निकाले, वो नोट्स और क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में है, और वो भी बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है, और ऐसे उसके अंदर क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में फंस सकते हैं, और मेंस के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो वो भी अगर आपको लेने हैं, साथ में जीएस लेनी है, तो 299 का पड़ रहा है, यानी 150 रुपये और देके आपको ये मैथ्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। हालांकि इन मैथ्स के नोट्स की कीमत 400 रुपये है, तो आपको अब फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ये हमारे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर हैं, इन पे किसी पे भी पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, पता यहाँ पे भेज देना, इस ईमेल आईडी पे। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा है दोस्त, रटना नहीं है यहाँ से, ठीक है। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, समझ आया होगा, और बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें इसमें से फंसने के हाई चांसेस हैं। तो इन वीडियोस को अपने तक मत रखो, इनको शेयर करो जितना भी कर सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप सब जगह पे शेयर करो और सब्सक्राइब करो इन वीडियोस को।